सभी को नमस्कार। मोस्ट वेलकम है आपका आज के इस सेशन में। और हम लोग नदियां पढ़ रहे थे भारत की, आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं। कल हम लोगों ने गंगा नदी तंत्र को पूरी तरीके से पढ़ लिया था और उससे बनने वाले जितने भी फैक्ट थे वो सारे के सारे मैंने आपको नोट करवा दिए थे। और आप वीडियो को 2-3 बार देख के अपने नोट्स अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि अगर सवाल पूछेगा तो उससे बाहर कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, तो आज हम लोग प्रारंभ करेंगे सिंधु नदी तंत्र। आज हम लोग इंडस रिवर पढ़ने जा रहे हैं, सिंधु नदी पढ़ने जा रहे हैं। और सिंधु नदी के बारे में कुछ चीजें आपको पहले मैं बताता हूँ, उसके बाद फिर मैं इसका फ्लो बताऊंगा कि किस तरीके से यह नदी बहती है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इंडस रिवर की, सिंधु नदी की, तो सिंधु नदी की सबसे पहले बात होगी इसकी उद्गम की, कि इसका उद्गम स्थान कहाँ से माना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे उद्गम की, यानी इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, अर्थात सिंधु नदी कहाँ से निकलती है। तो ध्यान से सुनिएगा, तिब्बत में एक ग्लेशियर पड़ता है जिसका नाम है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर का ही एक पार्ट है, एक भाग है जिसे हम बोखरचू के नाम से जानते हैं। और यह दोनों के दोनों पड़ते हैं मानसरोवर झील के पास में। तो बोखरचू नामक ग्लेशियर से यह सिंधु नदी निकलती है। ठीक है, जबकि बोखरचू जो ग्लेशियर है वो किसका पार्ट है, किसका भाग है, तो आप कहेंगे चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। और ये कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है तिब्बत में। तो उद्गम स्थान की बात करें तो हम कहेंगे सर जी ये निकलती है बोखरचू से। कहां से निकलती है, बोखरचू ग्लेशियर। ठीक है, जो कि चेमा युंगडुंग ग्लेशियर का भाग है, जो कि चेमा युंगडुंग ग्लेशियर का भाग है। तो अगर सिंधु नदी के उद्गम स्थान की हम बात करें बेटा, तो उद्गम कहाँ से होता है, बोखरचू नामक ग्लेशियर से होता है, जो किसका भाग है, जो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर का भाग है। और यह कहाँ पड़ता है, तो आप लिख सकते हैं यह मानसरोवर झील के पास स्थित है। ठीक है, और यह मानसरोवर झील के पास स्थित है। और है कहाँ पे ये, तो आप कहेंगे सर ये है तिब्बत में। कहाँ पर है, तिब्बत में। चूंकि तिब्बत पर अधिकार कर रखा है किसने, चाइना ने, तो आप यह कह सकते हैं तिब्बत, या फिर इसी को कह सकते हैं कि यह ग्लेशियर कहाँ पड़ता है, आधिकारिक रूप से चीन के पास यह ग्लेशियर है, क्योंकि उसने तिब्बत पर पूरी तरीके से कब्जा जमा रखा है। तो सिंधु नदी चेमा युंगडुंग ग्लेशियर के बोखरचू नामक स्थान से निकलती है, जो मानसरोवर झील के पास पड़ता है। और यह स्थान कहाँ है, तिब्बत में। और आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं यहीं पर पड़ता है कैलाश पर्वत, जो कि भगवान शिव का घर कहा जाता है, होम ऑफ लॉर्ड शिवा, इसके नाम से हम जानते हैं। और यह भी कहाँ पड़ता है, यहीं पर पड़ता है। तो उद्गम स्थान आपने जान लिया। अब यह बहती किधर है, कहाँ कहाँ बहती है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें बेटा, यह निकलती है कहाँ से, तो आपने कहा सर जी यह निकलती है तिब्बत से। सिंधु नदी तिब्बत से निकलती है, यानी सबसे पहले यह बहेगी कहाँ, तिब्बत में बहती है। और तिब्बत से बहते हुए यह भारत में प्रवेश करती है लद्दाख रीजन से। अर्थात आप ये कहेंगे यह नदी कहाँ से निकली, तिब्बत। आप कहेंगे या तो तिब्बत या फिर इसी को कहेंगे चीन, क्योंकि इस पर आधिकारिक रूप से कब्जा किसने जमा रखा है, चीन ने। तिब्बत से निकलने के बाद यह पश्चिम की ओर बहना प्रारंभ कर देती है। और पश्चिम की ओर बहते हुए यह कहाँ प्रवेश करती है, यह प्रवेश करती है बेटा भारत में। कहाँ प्रवेश करती है, भारत में प्रवेश करती है। और भारत से बहती हुई यह पाकिस्तान में चली जाती है, और पाकिस्तान के मध्य भाग में बहती है। ठीक है, तो यह अगर आपसे पूछ दिया जाए सिंधु नदी किन देशों में प्रवाहित होती है, किन देशों में बहती है, तो आप आंसर करेंगे चीन या तिब्बत, भारत और पाकिस्तान, 3 देशों से होकर यह नदी बहती है। ठीक है, जो सिंधु नदी है वो 3 देशों से होकर प्रवाहित होती है, जिसमें तिब्बत, भारत और पाकिस्तान है। अगर हम बात करें बेटा
कि यह भारत में कहाँ से प्रवेश करती है और कहाँ से निकलती है। तो अगर हम भारत की बात करें, किसकी बात करेंगे बेटा, भारत की बात करें, इंडिया की बात करें, तो इंडिया में यह प्रवेश कहाँ से करती है और इसका एग्जिट पॉइंट क्या है। अगर हम बात करें इसके प्रवेश की, तो भारत में यह प्रवेश कहाँ से करती है, इंटर कहाँ से करती है, तब आप कहेंगे बेटा यह प्रवेश करती है दमचौक से, और दमचौक पड़ता है लद्दाख में। कहाँ से प्रवेश करती है, दमचौक नामक स्थान से यह प्रवेश करती है, और दमचौक नामक स्थान वर्तमान में कहाँ पड़ता है, तब आप कहेंगे सर जी यह पड़ता है लद्दाख रीजन में। कहाँ पड़ता है, लद्दाख रीजन में। और निकलती कहाँ से है, एग्जिट कहाँ से करती है, पाकिस्तान में। तो आप कहेंगे सर ये निकलती है चिल्लास से। कहाँ से निकलती है, चिल्लास नामक स्थान से यह भारत से निकलकर पाकिस्तान में चली जाती है, ठीक है। और चिल्लास भी कहाँ पड़ता है, तो इसका भी आंसर होगा बेटा लद्दाख रीजन। अब लद्दाख रीजन में कौन सा वाला लद्दाख, जो पाकिस्तान के अधिकृत है, पीओके वाले क्षेत्र की अगर हम बात करें, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर अर्थात पाकिस्तान द्वारा अधिकृत जो कश्मीर है, ठीक है, उसका हिस्सा है चिल्लास। तो भारत में यह नदी दमचौक अर्थात लद्दाख के दमचौक से प्रवेश करती है, और प्रवेश करने के पश्चात लद्दाख रीजन में ही बहती हुई यह लद्दाख के चिल्लास नामक स्थान से निकलकर पाकिस्तान में चली जाती है। और पाकिस्तान में बिल्कुल मिडिल ऑफ पाकिस्तान के मध्यवर्ती इलाकों में बहती हुई यह कराची के पास मकराना नामक तट पर जाती है, और मकराना नामक तट पर डेल्टा बनाने के पश्चात इसका हो जाता है अंत, ठीक है। और यह गिर जाती है अरब सागर में। कहाँ गिरती है, जाके अरेबियन सी में जाकर यह नदी गिर जाती है। अब हम बात करेंगे कि यह नदी भारत में बहती है, तो भारत में टोटल लेंथ कितनी है। अगर हम बात करें लद्दाख के दमचौक से लेकर चिल्लास तक, लद्दाख के दमचौक से लेकर चिल्लास तक की अगर बात करें, तो भारत में इस नदी की लंबाई, ठीक है, भारत में इस नदी की लंबाई लगभग 907 किलोमीटर, लगभग 907 किलोमीटर है, ठीक है। लगभग 907 किलोमीटर सिंधु नदी भारत में बहती है। और अगर इसकी टोटल लेंथ की बात करें, इस नदी की कुल लंबाई की अगर हम बात करें, कुल लंबाई की बात करें बेटा, तो इस नदी की कुल लंबाई है बेटा 2880 किलोमीटर। 2880 किलोमीटर टोटल लेंथ जो है सिंधु नदी की, वो कितनी है, 2880 किलोमीटर, ठीक है। इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी, आई होप, ठीक है। टोटल लेंथ कितनी बताई हमने, 2880 किलोमीटर, जबकि भारत में इसकी लंबाई कितनी है, तो लगभग 907 किलोमीटर तक यह भारत में बहती है, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई या नहीं आई। इसके बाद अगर हम बात करें बेटा, यह जो सिंधु नदी है भारत से बहते हुए कहाँ पहुंचती है, पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में एक स्थान पड़ता है अटक, ठीक है। पाकिस्तान में एक स्थान पड़ता है अटक, पाकिस्तान की अगर हम बात करें, तो पाकिस्तान में एक स्थान पड़ता है, ठीक है, जिसका नाम है अटक। अगर हम अटक की बात करें बेटा, तो अटक जो स्थान पड़ता है, इस स्थान से यह नदी मैदानी भागों में उतरती है, अर्थात अभी तक यह पहाड़ों से बह रही थी, क्योंकि लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य नदी बहती है, और बहती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करती है, और पाकिस्तान के मध्यवर्ती इलाकों में बहती हुई कहाँ पहुंचती है, कराची, और कराची में मकराना तट के पास में इसका इंड हो जाता है। तो आप ये कहेंगे अटक नामक स्थान पर क्या होता है, सिंधु नदी मैदानी भागों में प्रवेश करती है। अगर हम अटक की बात करें, तो पाकिस्तान में पड़ता है, और पाकिस्तान के अटक नामक जो स्थान है, वहां से सिंधु नदी क्या करती है, मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती है। आगे की अगर हम बात करें बेटा, तो दूसरा स्थान यही पड़ता है पाकिस्तान में, जिसका नाम है मिथनकोट या मिथानकोट, ठीक है। दूसरा स्थान कौन सा पड़ता है बेटा, तो आप आंसर करेंगे पाकिस्तान में ये पड़ता है मिथनकोट। ये भी बेटा कहाँ पड़ता है, ये भी पड़ता है आपका पाकिस्तान में, ठीक है।
तो मिथन कोट की अगर हम बात करें तो मिथन कोट की जब बात करेंगे तो मिथन कोट में होता क्या है कि सिंधु की जो सहायक नदियां हैं जिन्हें हम पंचनद कहते हैं, ठीक है, जैसे आपका झेलम हो गया, रावी हो गया, चिनाव हो गया, ये सारी की सारी नदियां मिलती हैं कहाँ जाके, मिथन कोट में, ठीक है। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और मिथन कोट कहाँ रहता है तो आप बताएंगे मिथन कोट पाकिस्तान का स्थान है, ठीक है। तो आप कहेंगे सिंधु की सहायक नदियां मिथन कोट में मिलती हैं, ठीक है। सिंधु की सहायक नदियां जिन्हें हम पंच नदी भी बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, पंच नदी, क्योंकि इसमें 5 नदियां आती हैं। सहायक नदियां यहीं पर क्या होती है बेटा, मिल जाती हैं, मिलती हैं, ठीक है। सहायक नदियां मिलती हैं। और ये मिथन कोट कहाँ पड़ता है, यह मिथन कोट पड़ता है पंजाब, ठीक है, पाकिस्तान वाला। पाकिस्तान में ये 5 नदियां मिलती हैं, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया था, पंजाब पड़ गया। आप सभी जानते हैं कि अब यह नदी क्या करेगी, कराची पहुंचेगी और कराची के दक्षिण में डेल्टा का निर्माण करेगी और डेल्टा का निर्माण करने के पश्चात यह मकराना तट के पास अरब सागर में गिर जाती है। तो इसको भी नोट डाउन करेंगे। सिंधु नदी, सिंधु नदी कराची, कराची कहाँ पड़ता है, आप कहेंगे पाकिस्तान में, ठीक है। कराची के दक्षिण में, कराची के दक्षिण में डेल्टा का निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण करके मकराना तट के पास, मकराना तट के पास अरब सागर में गिर जाती है, अरब सागर में गिरती, ठीक है। तो सिंधु नदी के बारे में आपको इतनी बातें पता चल गई कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ बहती है, ठीक है। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ बहती है, ठीक है। सिंधु नदी निकलती है बोखरचू ग्लेशियर से, जो कि चेमायुंगडुंग ग्लेशियर का भाग है, और यह पड़ता है तिब्बत में। तिब्बत से निकलने के पश्चात यह भारत और पाकिस्तान में बहना प्रारंभ कर देती है, अर्थात आप देखेंगे तो यह पश्चिम की ओर बहना प्रवाहित कर देती है। तो आप यह कह सकते हैं कि जो सिंधु नदी है यह पश्चिमी प्रवाह वाली नदी है, ठीक है। तो इसमें एक पॉइंट और बढ़ा के देखेंगे, सिंधु नदी, सिंधु नदी पश्चिमी प्रवाह वाली नदी है, ठीक है। आप कह सकते हैं सिंधु नदी पश्चिमी प्रवाह वाली नदी है, अर्थात इंडस रिवर इज अ वेस्ट फ्लोइंग रिवर, यह पश्चिमी प्रवाह वाली नदी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आइए आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं मैप के आधार पर कि किस तरीके से हम इसको, इसका फ्लो पैटर्न दिखा सकते हैं। तो फ्लो पैटर्न के बारे में और इसकी सहायक नदियों के बारे में हम लोग मैप के द्वारा पढ़ना प्रारंभ करेंगे। अब हम लोग सिंधु नदी को मैप के आधार पर पढ़ेंगे, और ये मैंने नॉर्थ इंडिया का डायग्राम बनाया है, आप इसको देख सकते हैं। ऊपर की ओर लद्दाख है, ये जम्मू कश्मीर है, और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है, ये उत्तराखंड है, और ये पंजाब वाला क्षेत्र प्रदर्शित किया गया है। और इस ग्लेशियर को ही हमने बनाया है। इस ग्लेशियर का नाम है बेटा चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। इस पूरे ग्लेशियर का नाम क्या बताया हमने आपको, ये पूरा ग्लेशियर है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, ठीक है बेटा। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, और चेमायुंगडुंग ग्लेशियर का ये वाला जो स्थान है इसी को हम कहते हैं बोखरचू। क्या बोलते हैं बेटा, बोखरचू, ठीक है। बोखरचू जो ग्लेशियर है, इसी बोखरचू ग्लेशियर से क्या होता है, सिंधु नदी निकलती है, और निकलने के पश्चात यह लद्दाख रीजन में पहुंचती है, ठीक है। कहाँ पहुंचती है, लद्दाख रीजन में, और लद्दाख रीजन के दमचौक से यह भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। अगर हम देखें इसको, इस तरीके से यह नदी निकलना प्रारंभ करती है और ये लद्दाख में पहुंच जाती है। ये वाला जो स्थान है बेटा, इसी को नाम क्या दिया जाएगा, इसी को स्थान नाम दिया जाएगा दमचौक। इसी को क्या नाम दिया जाएगा, इसको कहा जाएगा दमचौक, ठीक है।
दमचौक नामक स्थान से क्या होता है, यह नदी भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, ये रेड वाली जो है यही आपकी क्या है बेटा, ये रेड वाली जो है यह आपकी सिंधु नदी है। ठीक है, रेड वाली क्या है आपकी सिंधु नदी है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। तो यह नदी दमचौक से भारत में प्रवेश करती है और दमचौक से प्रवेश करने के पश्चात यह लद्दाख रीजन में ही बहती है और लद्दाख रीजन में बहते हुए, ठीक है, लद्दाख रीजन में ही बहती है इस तरीके से। ठीक है, और इससे पहले आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर एक श्रेणी पड़ती है जिसे हम लद्दाख श्रेणी के नाम से जानते हैं। तो लद्दाख श्रेणी को यह कट करती है, अर्थात लद्दाख श्रेणी में यह महाखंड बनाती है। क्या बनाती है, महाखंड बनाती है। ठीक है, एक श्रेणी इस तरीके से पड़ेगी जिसको हम लद्दाख श्रेणी के नाम से जानते हैं। इस तरीके से एक श्रेणी मान लेते हैं। ये कौन सी श्रेणी है बेटा, ये है लद्दाख श्रेणी। और यह नदी क्या करती है, यह श्रेणी को कट करती है, इस तरीके से यू टर्न लेती है इस तरीके से, और जहां पर ये इसे कट करती है इसको कहा जाता है दुंगती। यह स्थान कौन सा होगा बेटा, तो यह स्थान होगा, इधर लिख देते हैं दुंगती। दुंगती पर यह काटती है, दुंगती पर जब यह कट करती है इसके पश्चात यह इसके पैरेलल बहना प्रारंभ कर देती है और जस्ट इसके नीचे एक और श्रेणी पाई जाती है जिसका नाम है बेटा जास्कर श्रेणी। इस तरीके से लद्दाख रीजन में ही एक अन्य श्रेणी पाई जाती है, इस श्रेणी का नाम क्या है, जास्कर श्रेणी। दोनों श्रेणियों के नाम मैं आपको लिख दे रहा हूं जिससे आपको दिक्कत नहीं हो। ये वाली श्रेणी कौन सी है, तो आप ये कहेंगे ये है लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी। और ये कौन सी है, जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी। तो जो सिंधु नदी है यह बेटा लद्दाख श्रेणी को दुंगती पर कट करने के पश्चात इसके पैरेलल बहती है, इस तरीके से बहना प्रारंभ कर देती है। इन दोनों के मध्य बहती है। अर्थात अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सिंधु नदी किन दो श्रेणियों के मध्य बहती है, तो आप देख सकते हैं ये कौन सी श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी। ये कौन सी श्रेणी है, जास्कर श्रेणी। और जास्कर और लद्दाख के मध्य ही कौन सी नदी बह रही है, तो आप कहेंगे सिंधु नदी। अब सिंधु नदी बेटा यहाँ पर आ जाती है, ये पीओके वाले रीजन में आ जाती है और इसी पीओके वाले रीजन में यह इसका एग्जिट पॉइंट होता है और इसी एग्जिट पॉइंट को ही क्या नाम दिया गया है, इसी एग्जिट पॉइंट को ही नाम दिया गया है चिल्लास। इसको क्या कहा जाता है, चिल्लास। ठीक है, तो भारत में कहां से प्रवेश करती है, लद्दाख में। और लद्दाख में भी कहां से, तो लद्दाख में दमचौक से प्रवेश करती है। लद्दाख श्रेणी को दुंगती पर कट करने के पश्चात यह लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य बहती हुई कहां पहुंच जाती है, पीओके रीजन में। और यहाँ पर यह चिल्लास नामक स्थान से बाहर निकलती है और पाकिस्तान के मध्य में इस तरीके से बहना प्रारंभ कर देती है। और यहीं पर कराची के दक्षिण में यह नदी क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। और डेल्टा बनाने के पश्चात मकराना तट पर यह अरब सागर में गिर जाती है। मकराना तट के पास यह नदी कहाँ गिर जाती है, अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई कि सिंधु नदी, ये रेड वाली जो है यह सिंधु नदी हमने प्रदर्शित की है। यह कहाँ से निकलती है, तो आप ये कहेंगे यह निकलती है सर जी चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, जो कि कहाँ है, जो है तिब्बत में। कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है तिब्बत में। तिब्बत से यह निकलती है और चेमा युंगडुंग ग्लेशियर के कौन से भाग से, तो आप कहेंगे सर ये निकलती है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर के बोखरचू नामक स्थान से। और यह लद्दाख श्रेणी को दुंगती पर कट करने के पश्चात लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य बहती हुई पाकिस्तान के मध्य बहती है। ठीक है, एंट्रेंस पॉइंट क्या हो गया, दमचौक हो गया, इसका एग्जिट पॉइंट क्या हो गया, चिल्लास हो गया। चिल्लास से यह नदी कहाँ निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो इतनी चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आगे बात करते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे। इतनी चीज सबको समझ में आ गई। ठीक है, आराम से समझो, क्योंकि अगर नहीं समझ पाओगे तो आज मैं पॉइंट आपके कम लिखवा रहा हूँ, आप नोट डाउन खुद ही करेंगे। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो आगे बात करेंगे बेटा किसकी, जम्मू कश्मीर में एक झील पड़ती है। ठीक है, और इस झील का नाम है वेरीनाग झील। ठीक है,
कौन सी झील पड़ती है? वेरीनाग झील। अगर हम बात करें, यहाँ पर एक झील पड़ती है जम्मू कश्मीर में, और इस झील का नाम है वेरीनाग झील। ठीक है, वेरीनाग झील से एक नदी निकलती है, और यह नदी जम्मू कश्मीर की बुलर झील से होते हुए, ठीक है, भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाती हुई कहाँ निकल जाती है? पाकिस्तान में चली जाती है। ठीक है, कहाँ निकल जाती है? पाकिस्तान में चली जाती है, और इस नदी का नाम है बेटा झेलम नदी। ठीक है, क्या नाम है? झेलम नदी। तो वेरीनाग झील से एक नदी निकलती है, और यह इस तरीके से, ठीक है, ये कौन सी झील पड़ती है? तो आप कहेंगे बुलर झील। ठीक है, बुलर झील होते हुए इस तरीके से भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाती है, भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाती है पीओके रीजन में जाने के पश्चात। ठीक है, यह चली जाती है कहाँ? यह चली जाती है पाकिस्तान में। इस तरीके से ये पाकिस्तान में चली जाती है। ठीक है, और इस नदी की अगर बात करें बेटा, तो यह है झेलम नदी। कौन सी नदी है? यह है झेलम नदी। ठीक है, झेलम नदी। झेलम नदी कहाँ से निकलती है? तो आप कहेंगे जम्मू कश्मीर के वेरीनाग झील से निकलती है, और यह केवल और केवल कहाँ प्रवाहित होती है? तो आप कहेंगे भारत में अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में बहती है, और जम्मू कश्मीर से बहने के बाद यह पाकिस्तान में चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज याद रखेंगे बेटा, जो झेलम नदी है इसका कभी कभी आपसे पुराना नाम पूछ देता है। तो झेलम नदी, ठीक है, झेलम नदी का प्राचीन नाम अगर आपसे पूछा जाए तो झेलम नदी का प्राचीन नाम था बितिस्तता। प्राचीन नाम क्या था? प्राचीन नाम था बितिस्तता। बितिस्तता गलत लिखा हुआ है। ठीक है, बितिस्तता सही लिखा हुआ है। ठीक है, बितिस्तता नदी इसको प्राचीन काल में कहा जाता था। ठीक है, तो एक नदी तो आपकी ये हो गई। ठीक है, झेलम कहाँ से निकलती है? जम्मू कश्मीर के वेरीनाग से निकलती है। वेरीनाग से निकलने के बाद यह कहाँ पहुंच जाती है? यह पीओके रीजन में जाने के पश्चात जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान की सीमा बनाती है, और सीमा बनाने के पश्चात यह पाकिस्तान में चली जाती है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो अगली नदी की बात करेंगे। हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा पड़ता है, बाड़ा लाचला दर्रा। ठीक है, बाड़ा लाचला दर्रा, और इसी बाड़ा लाचला दर्रा से दो धाराएं निकलती हैं। ठीक है, इसी बाड़ा लाचला दर्रे से दो धाराएं निकलती हैं इस तरीके से। ठीक है, एक का नाम है बेटा चंद्रा और दूसरे का नाम है भागा। ठीक है, यानी दो धाराएं निकलती हैं, चंद्रा और भागा। ठीक है, चंद्रा और भागा दो धाराएं निकलती हैं, और ये दोनों हिमाचल प्रदेश में ही टंडी नामक स्थान पर क्या हो जाती हैं? मिल जाती हैं। ठीक है, इस तरीके से ये दो धाराएं निकलती हैं, चंद्रा और भागा। ठीक है, एक को कहेंगे चंद्रा और दूसरे को कहेंगे भागा। चंद्रा और भागा जब ये दोनों धाराएं मिलती हैं कहाँ? टंडी नामक स्थान पर। हिमाचल प्रदेश के टंडी नामक स्थान पर ये दोनों की दोनों धाराएं आपस में क्या हो जाती हैं? संयुक्त हो जाती हैं। तो इन्हीं संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है? चिनाव नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चिनाव नदी कहा जाता है। और यह चिनाव नदी यहाँ से निकलती है। ठीक है, इस तरीके से हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर होते हुए यहाँ कहाँ निकल जाती है? यह निकल जाती है बेटा पाकिस्तान में। कहाँ बहती है जाके? पाकिस्तान में। ये कौन सी नदी है? आप ये कहेंगे ये है सर चिनाव नदी। इसका नाम क्या बताया? चिनाव नदी। ठीक है, तो चिनाव नदी कहाँ से निकलती है? तो आप कहेंगे बाड़ा लाचला दर्रा जो पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में ये दो धाराओं के रूप में निकलती है, चंद्रा और भागा। ठीक है, चंद्रा और भागा नामक दो धाराओं के रूप में निकलती है। टंडी नामक स्थान यह कहाँ पड़ता है? ये भी हिमाचल प्रदेश में ही पड़ता है। हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर ये संयुक्त हो जाती है, और इसकी संयुक्त धारा किसके नाम से जानी जाती है? इस संयुक्त धारा को हम कहते हैं चिनाव नदी। क्या कहते हैं बेटा? चिनाव नदी कहते हैं। और आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसी चिनाव नदी में यह जो झेलम नदी है, यह झेलम नदी आकर मिल जाती है। ठीक है, यही झेलम नदी इस चिनाव में आकर मिल जाती है। ये यहाँ पर अगर मिल जाती है तो पाकिस्तान में मिलती है, और पाकिस्तान का यहाँ जो स्थान है, इस स्थान को बेटा नाम दिया गया है झुंग। क्या कहा गया है? झुंग। यानी जहां पर झेलम और चिनाव आपस में मिलती हैं। अगर हम बात करें किसकी? चिनाव और झेलम की। चिनाव और झेलम ये दोनों नदियां जहां पर मिलती हैं इसको कहा जाता है झुंग। क्या कहा जाता है? झुंग। और झुंग कहाँ पड़ता है बेटा?
पाकिस्तान में पड़ता है। चूंकि आप देख रहे हैं कि झेलम नदी जो है वो किसमें मिल जाती है, चेनाब में मिल जाती है, तो हम ये कह सकते हैं झेलम चेनाब की सहायक नदी है। झेलम चेनाब की सहायक नदी है। झेलम जो है वो चेनाब की सहायक नदी है। तो इतनी चीज आपको समझ में आई या नहीं आई? और एक चीज ध्यान रखिएगा, चेनाब का जो प्राचीन नाम है इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्योंकि झेलम का आपने याद रख लिया, तो चेनाब का प्राचीन नाम, चेनाब का प्राचीन नाम क्या है बेटा? तो आप कहेंगे अस्किनी। प्राचीन काल में इसको क्या बोला जाता था? अस्किनी नदी बोला जाता था, ठीक है। चेनाब का प्राचीन नाम क्या है? अस्किनी। अस्किनी की बात करेंगे तो अस्किनी कहा जाता था चेनाब नदी को। इज दैट क्लियर? इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। और अगर देखा जाए तो चेनाब किसकी सहायक है? तो सिंधु नदी की, क्योंकि ये लास्ट में जाके कहाँ मिल जाएगी? सिंधु में मिल जाएगी, ठीक है। अब दो नदियां हो गई, ठीक है। कौन कौन सी? एक हो गई झेलम, दूसरी हो गई चेनाब, और तीसरी नदी की बात करेंगे जिसे हम बोलते हैं रावी नदी। रावी नदी भी हिमाचल प्रदेश से निकलती है, और हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा पड़ता है रोहतांग दर्रा, ठीक है। रोहतांग दर्रा से यह निकलती है और पंजाब होते हुए यह पाकिस्तान में पहुंच जाती है, ठीक है। बात समझ में आई नहीं? यहीं पर एक दर्रा पड़ता है रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रे की अगर हम बात करें तो रोहतांग दर्रे से एक नदी निकलती है, ठीक है। और यह नदी जो है बेटा क्या करती है? पंजाब होते हुए कहाँ पहुंच जाती है? यह नदी पंजाब होते हुए इस तरीके से निकलती है, पंजाब होते हुए यह पहुंच जाती है पाकिस्तान। और ये कौन सी नदी आ रही है? ये चेनाब नदी आ रही है, ठीक है। और यह कौन सी नदी है? तो आप कहेंगे सर ये है रावी नदी है। कौन सी नदी है? रावी, ठीक है। रावी कहाँ से निकलती है? रोहतांग पास से निकलती है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश से बहते हुए पंजाब, पंजाब से बहते हुए पाकिस्तान, और पाकिस्तान से बहते हुए यह भी किसमें मिल जाती है? चेनाब नदी में मिल जाती है। और जिस जगह पर यह मिलती है इसलिए कहा जाता है सराय सिंधु। क्या कहा जाता है? सराय सिंधु। क्या कहा जाता है? सराय सिंधु। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। जो चेनाब है, इस चेनाब में कौन सी नदी मिलती है? रावी। कहाँ मिलती है? तो आप कहेंगे यह मिलती है सराय सिंधु नामक स्थान पर, सराय सिंधु नामक स्थान पर। और यह कहाँ पड़ता है? यह भी पड़ता है बेटा पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। सराय सिंधु नामक स्थान कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो रावी नदी है यह भी अंततः जाकर कहाँ मिल जाती है? चेनाब में मिल जाती है। तो आप कह सकते हैं रावी भी चेनाब की क्या है बेटा? एक सहायक नदी है। रावी भी क्या है? चेनाब की एक सहायक नदी है। और इसी रोहतांग दर्रे के पास एक स्थान पड़ता है जिसे हम जानते हैं ब्यास कुंड के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? ब्यास कुंड के नाम से। और इसी ब्यास कुंड से एक नदी निकलती है जिसका नाम है बेटा ब्यास नदी, ठीक है। क्या नाम है? ब्यास नदी। यहाँ पर एक पड़ता है ब्यास कुंड। क्या पड़ेगा? ब्यास कुंड। और इसी ब्यास कुंड से एक नदी निकलती है, ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश होती हुई कहाँ आ जाती है? पंजाब आ जाती है। हिमाचल प्रदेश होती हुई कहाँ आ जाती है? पंजाब आ जाती है। और इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है ब्यास नदी। इसको क्या कहा जाता है? ब्यास नदी। क्या कहा जाता है? ब्यास नदी। आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है। हाँ, रावी का पुराना नाम नहीं बताया, चलो ठीक है। रावी का प्राचीन नाम, इसका प्राचीन नाम था बेटा पौरुषणी नदी। पौरुषणी नदी, इसको क्या कहा जाता था? पौरुषणी नदी कहा जाता था। तो ब्यास कुंड नामक स्थान से यह कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कहाँ पड़ेगा? तो रोहतांग दर्रे के पास में पड़ता है। कौन सा? ब्यास कुंड नामक स्थान। और इसी ब्यास कुंड नामक स्थान से एक नदी निकलती है जो हिमाचल प्रदेश होते हुए पंजाब में आ जाती है, ठीक है। इसका नाम क्या है? ब्यास नदी। अब आप एक चीज ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसके बारे में भी हम बताएंगे कि ब्यास और सतलुज जहाँ पे मिलती हैं वहां पर एक बैराज बनाया गया है जिसका नाम है हरिके बैराज, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी सतलुज नदी कहाँ से निकलती है, ठीक है, कहाँ से निकलती है। तो सबसे पहले इसकी बात करेंगे। तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा, अगर हम सतलुज नदी की बात करेंगे तो जो हमारा चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर का जो नीचे वाला स्थान ये वाला दिखाया गया है, इसी को बेटा बोला जाता है राकस ताल या राक्षस ताल। इसी को क्या बोला जाता है? राकस ताल या राक्षस ताल। और यहीं से नदी निकलती है एक सतलज।
और सतलज नदी निकलकर हिमाचल प्रदेश में आ जाती है और यहाँ पर एक दर्रा पड़ता है, ठीक है। इसी दर्रे से होते हुए, इस दर्रे का नाम क्या है, सिपकीला, सिपकीला दर्रा। सिपकीला दर्रा कहाँ पड़ता है, तो आप कहेंगे सर ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। और सिपकीला दर्रा से होते हुए हिमाचल प्रदेश होते हुए इस तरीके से पंजाब में आ जाती है और यहीं पर पंजाब में आकर इसमें यह जो रावी नदी है, ये रावी नदी इस सतलज में मिल जाती है। किसमें मिल जाती है बेटा, सतलज नदी में मिल जाती है। और जिस स्थान पर यह मिलती है इसको कहा जाता है हरिके। क्या कहा जाता है, हरिके, ठीक है। क्या कहा जाता है, हरिके कहा जाता है। और यहीं पर एक बैराज बनाया गया है, ठीक है, जिसे हरिके बैराज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बैराज का मतलब क्या होता है, जब किसी समुद्र के पानी को केवल और केवल डाइवर्ट करने के लिए कोई ब्रिज बनाया जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं बैराज, ठीक है। तो हरिके बैराज कहाँ है, तो आप कहेंगे सर ये पड़ता है पंजाब में। कहाँ पड़ता है, पंजाब में, ठीक है। और यहीं से एक नहर निकाली गई है जो भारत की सबसे बड़ी नहर है, यहीं से निकाली गई है इंदिरा गांधी नहर, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकाली गई है, तो आप कहेंगे हरिके बैराज से। और यह भारत की सबसे बड़ी नहर, भारत की सबसे बड़ी नहर, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर जो है वो कहाँ से निकाली गई है, हरिके बैराज से निकाली गई है और यह भारत की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई या नहीं आई आपको, ठीक है। तो सतलज और रावी जहाँ पर मिलती हैं वह स्थान कौन सा है, तो आप कहेंगे सतलज और ब्यास, सतलज और ब्यास जहाँ पर मिलती हैं उस स्थान को हरिके के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, ब्यास का प्राचीन नाम, ब्यास का प्राचीन नाम, ठीक है। अगर ब्यास के प्राचीन नाम की बात करेंगे तो ब्यास नदी को प्राचीन काल में कहा जाता था विपाशा, गलत लिख दिया, ठीक है, इसको कहा जाता था विपाशा, ठीक है, विपाशा नदी, ठीक है। ब्यास नदी का ही प्राचीन नाम क्या है, विपाशा नदी, ठीक है। यह चीज आपको ध्यान में रखनी है। और दूसरी चीज, अगर सतलज नदी का पूछा जाए, सतलज का पूछा जाए, सतलज नदी का प्राचीन नाम, तो सतलज का प्राचीन नाम था सतुद्री, सतुद्री नदी, ठीक है। सतलज का प्राचीन नाम क्या है, सतुद्री नदी। तो आप इतनी चीजें नोट करिए, फिर मैं इसको साफ करता हूँ, फिर आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, सतलज नदी में ब्यास मिल गई, ठीक है। ब्यास कहाँ मिल गई, तो आप कहेंगे हरिके में मिल गई और यहीं पे एक बैराज बना दिया गया। तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे बेटा, ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करेंगे इसकी सतलज नदी की, अब सतलज नदी को आगे बढ़ाएंगे और यह भी जाकर कहाँ मिल जाएगी, यह मिल जाएगी जाके चिनाव नदी से, ठीक है। पाकिस्तान में आगे जाकर यह कहाँ मिल जाती है, तो आप ये कहेंगे सर ये जो है हमारी ऊपर से कौन सी नदी आ रही है, ये वाली, ये आ रही है चिनाव नदी। कौन सी नदी आ रही है, चिनाव नदी, ठीक है। चिनाव नदी आ रही है और इसमें इधर से ये जो हमारी सतलज नदी है इस तरीके से जाकर ये मिल जाएगी जाके किसमें, चिनाव नदी में। तो सतलज भी किसकी सहायक नदी हुई, तो आप ये कहेंगे सतलज भी सहायक नदी कहाँ किसकी हुई, चिनाव की। और ये सभी नदियां, इनकी संयुक्त धारा ये जाके पाकिस्तान के मिठानकोट में, ये स्थान कौन सा होगा, तो आप इस स्थान को अच्छे से याद रखेंगे, यही है आपका मिथनकोट, ठीक है। यही आपका स्थान कौन सा है, मिथनकोट, या इसी को मिथानकोट कहा जाता है। और यहीं पर आकर ये पांचों नदियां आपस में मिल जाती हैं। कौन कौन सी, झेलम, झेलम के बाद चिनाव, चिनाव के बाद रावी, रावी के बाद ब्यास, ब्यास के बाद सतलज। यह पांचों की पांचों नदियां पाकिस्तान के मिथनकोट में जाकर आपस में मिल जाते हैं, ठीक है। तो यह चीज आपको ध्यान में रखनी है। यह आपकी सिंधु की सहायक नदियां हैं और इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं, ठीक है। आप इतनी चीजों को नोट रखिए, नोट करिए। उसके बाद देखते हैं इसमें कौन कौन सी चीजें और आपको बतानी है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए।
चलिए कुछ चीजों के बारे में और बता दिए मैंने आपको, ठीक है। अगर हम बात करेंगे बेटा, ऊपर एक श्रेणी पड़ती है, इस श्रेणी का नाम क्या है, तो आप सभी जानते हैं यहाँ पर पड़ती है काराकोरम की श्रेणी। कौन सी श्रेणी पड़ती है? काराकोरम की श्रेणी, ठीक है। कौन सी श्रेणी पड़ती है? काराकोरम की श्रेणी। और काराकोरम की श्रेणी पर ही एक ग्लेशियर पड़ता है, ठीक है। इस तरीके से इसको कहा जाता है सियाचिन ग्लेशियर। क्या कहा जाता है? सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है बेटा। और इसी से जुड़ा हुआ इसी का भाग है एक दूसरा ग्लेशियर, इसे कहा जाता है रीमो ग्लेशियर। क्या कहा जाता है? रीमो ग्लेशियर, ठीक है बेटा। क्या कहा जाता है? रीमो ग्लेशियर। और इसी रीमो ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, ठीक है। इसी रीमो ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जो सिंधु नदी में आकर मिल जाती है, ठीक है। कहाँ मिल जाती है? सिंधु नदी में। इस तरीके से एक नदी निकलती है और यह क्या करती है, काराकोरम श्रेणी को कट करती हुई इस तरीके से प्रवाहित होती हुई, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से बहती हुई, और ये मिल जाती है कहाँ पर? तो आप आंसर करेंगे सर ये मिल जाती है सिंधु नदी में, ठीक है। कहाँ मिल जाती है? सिंधु नदी में, ठीक है। और इस नदी का नाम क्या बताया अभी हमने? इस नदी का नाम है श्योक नदी, ठीक है। श्योक नदी की बात करें, और ये जो रीमो ग्लेशियर है, इस रीमो ग्लेशियर को ही बेटा कहा जाता है सियाचिन की झील, ठीक है। रीमो ग्लेशियर को सियाचिन ग्लेशियर की जीभ कहा जाता है, टंग ऑफ सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। इसे कहा जाता है रीमो ग्लेशियर को। और रीमो ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? तो आप कहेंगे रीमो ग्लेशियर से सब निकलती है श्योक नदी। और यहाँ से निकलती है बेटा एक दूसरी नदी, सियाचिन ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जो इस तरीके से बहती हुई श्योक नदी में मिल जाती है। इसका नाम है नुब्रा नदी, ठीक है, नुब्रा नदी, ठीक है। तो सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? नुब्रा नदी निकलती है। जबकि रीमो ग्लेशियर से नदी निकलती है श्योक, और ये दोनों संयुक्त होकर कहाँ मिल जाते हैं? तो आप ये कहेंगे ये पीओके रीजन में जाकर मिल जाते हैं, किससे? सिंधु नदी से, ठीक है। तो आप कहेंगे सिंधु की सहायक नदी कौन सी होगी? श्योक नदी। और श्योक की सहायक नदी कौन सी होगी? नुब्रा नदी, ठीक है। श्योक की सहायक नदी कौन सी होगी? नुब्रा नदी। तो यह चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसके बाद आप सभी जानते हैं कि इधर पड़ता है अक्साई चाइना वाला भाग, और अक्साई चाइना के भाग से एक नदी निकलती है, ठीक है। और इस तरीके से आकर कहाँ मिल जाती है? श्योक नदी में। इस नदी का नाम क्या है बेटा? तो इस नदी का नाम आप कहेंगे गलवान नदी। क्या नाम पड़ेगा? गलवान नदी, ठीक है। तो गलवान नदी कहाँ से निकलती है? अक्साई चाइना वाले भाग से निकलती है, और उसके बाद कहाँ मिल जाती है? श्योक नदी से मिल जाती है। तो श्योक की दो सहायक नदियां अभी हमने आपको बताई। पहली आप कहेंगे नुब्रा नदी। नुब्रा नदी कहाँ से निकलती है? सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। जबकि श्योक नदी कहाँ से निकलती है? रीमो ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है, जो कि सियाचिन ग्लेशियर का ही भाग है, और इसे सियाचिन ग्लेशियर की जीभ भी कहा जाता है, रीमो ग्लेशियर को, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी, आई हो, ठीक है। इसके बाद अगर बात करेंगे, ये जो वाला भाग होता है पीओके का, ये भाग, इसको हम कहते हैं गिलगित रीजन। और गिलगित रीजन में एक झील पड़ती है जिसका नाम है सामदुर झील। क्या नाम है बेटा? सामदुर झील। और सामदुर झील से ही एक नदी निकलती है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं गिलगित नदी। ये कौन सा भाग है? तो आप कहेंगे यहाँ पे एक झील पड़ती है। इस झील का नाम क्या बताया आपको अभी? सामदुर झील बताया। और सामदुर झील से एक नदी निकलती है इस तरीके से, और यह आकर कहाँ मिल जाती है? तो आप कहेंगे यह आकर मिल जाती है किसमें? सिंधु नदी में मिल जाती है, ठीक है, सिंधु नदी में मिल जाती है। और इस नदी का नाम क्या है? गिलगित नदी, गिलगित नदी, ठीक है। सामदुर झील से कौन सी नदी निकलती है? गिलगित नदी निकलती है। और गिलगित नदी मिल जाती है आके कहाँ पर? तो आप ये कहेंगे यह मिल जाती है आकर सिंधु नदी से। सिंधु की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? गिलगित, ठीक है, गिलगित हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं और कुछ फैक्ट बताते हैं आपको। देखो यहाँ पे पड़ता है कि हिंदू कुश पर्वत, हिंदू कुश पर्वत, आप सभी जानते हैं हिंदू कुश पर्वत। और हिंदू कुश पर्वत से ही एक नदी निकलती है जो अफगानिस्तान होते हुए कहाँ पहुंचती है? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी से मिल जाती है। इस नदी का नाम है बेटा काबुल नदी, ठीक है। क्या है?
काबुल नदी, इसका नाम क्या है बेटा, काबुल नदी। यहाँ से एक नदी निकलती है इस तरीके से और ऐसे आते हुए, ठीक है, कहाँ मिल जाती है, सिंधु नदी से मिल जाती है। इस नदी का नाम अभी क्या बताया, काबुल नदी। इसका नाम क्या बताया, काबुल नदी। और आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान रीजन से एक नदी निकलती है जो काबुल में मिल जाती है, अर्थात काबुल की सहायक नदी है। इस तरीके से एक नदी निकलती है जिसे हम जानते हैं स्वात नदी के नाम से। किसके नाम से जानते हैं, स्वात नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसको हमने क्या कहा, स्वात नदी। और ये कहाँ से किसकी सहायक नदी है, तो आप ये कहेंगे यह काबुल की सहायक नदी है। और इस वाले रीजन को, ये जो है स्वात नदी की आसपास का क्षेत्र है जिसे स्वात नदी की घाटी कहा जाता है, यहाँ पर सबसे ज्यादा पाकिस्तान में होता है गेहूं और गन्ना, अर्थात अनाज सबसे ज्यादा यहीं पर होता है। इसलिए स्वात नदी घाटी को ही पाकिस्तान का स्वर्ग कहा जाता है। इस पॉइंट को नोट डाउन करेंगे, स्वात नदी घाटी को क्या कहा जाता है बेटा, आप कहेंगे पाकिस्तान का स्वर्ग कहा जाता है। हेवन ऑफ पाकिस्तान इज नोन एज स्वात रिवर वैली, ठीक है। स्वात नदी घाटी को ही क्या कहा जाता है, स्वात नदी घाटी को ही कहा जाता है पाकिस्तान का स्वर्ग, ठीक है। यह चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। इतनी चीज आप नोट डाउन करेंगे, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इतनी चीजों को आप नोट डाउन करिए। चलिए सिंधु नदी से संबंधित कुछ चीजें और जान लेते हैं। इसमें अब आपको हम दोआब के बारे में बताते हैं, ठीक है। सिंधु नदी के दोआब के बारे में बताते हैं। ये आपका सिंधु नदी हो गया, ठीक है। सिंधु नदी के दोआब के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे दोआब, क्या लिखेंगे, दोआब, ठीक है। दोआब की अगर हम बात करें बेटा, तो आप सभी अच्छी तरीके से जानते होंगे दोआब का मतलब क्या होता है कि जब दो नदियां होती हैं और दो नदियों के बीच की जो उपजाऊ भूमि होती है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। जैसे एक नदी ये रही, दूसरी नदी ये रही, ठीक है। तो इनके बीच का ये जो क्षेत्र होता है यही क्या कहलाता है, ये दोआब कहलाता है। और ये बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र होता है। तो आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर कई एक दोआब बनेंगे और इनको भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। इसलिए इन दोआबों के बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं। तो सिंधु और झेलम, देखो सिंधु नदी ये रही, ठीक है, और दूसरी नदी ये रही झेलम। सिंधु और झेलम के मध्य एक दोआब बनेगा। तो इस दोआब का नाम क्या है, ठीक है। कौन कौन सी नदी हो गई, सिंधु, सिंधु के बाद कौन सी आएगी, झेलम। इसको याद रख लेंगे। सिंधु और झेलम के मध्य जो दोआब बनेगा इसको बेटा बोलते हैं सिंधु सागर। क्या बोलते हैं, सिंधु सागर दोआब। बहुत आसान है, सिंधु सागर दोआब। दोआब सबने लगा होगा बेटा, ठीक है। सिंधु सागर दोआब कहेंगे। इसके बाद अब झेलम ले लो, और झेलम के बाद ये कौन सी नदी आ गई, चिनाब। तो झेलम और चिनाब, ठीक है। अब की बार कौन कौन सी नदी ले लेंगे, झेलम, और झेलम के बाद चिनाब। झेलम और चिनाब के मध्य एक दोआब बनेगा। इस दोआब को कहते हैं चल दोआब। क्या बोलते हैं बेटा, चल दोआब बोलते हैं, ठीक है। अब कौन कौन सी नदी हो गई, चिनाव ले लें, और चिनाव लेने के बाद ये कौन सी नदी है, रावी। चिनाव और रावी की बात करेंगे, ठीक है। इसकी बात करेंगे, चिनाव नदी और रावी नदी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, चिनाव और रावी नदी की बात करेंगे। तो इसको बोला जाता है रचना दोआब। इसको क्या बोला जाता है, रचना दोआब। क्या बोलेंगे, रचना दोआब, ठीक है। इसके बाद रावी नदी, और रावी के पश्चात यह कौन सी नदी आ गई है, रावी के बाद आ जाएगी ब्यास। रावी के बाद कौन सी नदी आ जाएगी, ब्यास। तो रावी और ब्यास नदी के मध्य जो दोआब बनेगा इसको बोला जाता है बरी दोआब। क्या बोला जाता है, बरी दोआब। इसको क्या बोला जाता है, बरी दोआब। और अब बचा ब्यास और सतलज। कौन सी बची, ब्यास और सतलज, ठीक है। ब्यास और सतलज के मध्य की अगर दोआब की बात करेंगे तो इसे कहा जाता है विष्ट दोआब। विष्ट दोआब। तो आप ये 5 दोआब याद रखेंगे जो इंपॉर्टेंट है, सिंधु नदी से रिलेटेड है, ठीक है। सिंधु और झेलम के मध्य बनने वाले दोआब को हमने किस नाम से जाना, तो सिंधु सागर, झेलम और चिनाव के नाम से, ठीक है। तो चल दोआब, चिनाव और रावी के मध्य जो दोआब बनेगा इसको रचना दोआब कहेंगे। रावी और ब्यास के मध्य जो बनेगा उसको
परी दोआब कहेंगे, और ब्यास और सतलज के मध्य जो दोआब बनेगा इसको हम कहेंगे विष्ट दोआब के नाम से इसे जानते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, सिंधु जल विवाद के बारे में और थोड़ा सा जान लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है आपसे नदियां पूछ देता है कि किसका वाटर यूटिलाइज इंडिया ज्यादा करेगा और कौन सी नदियों का वाटर यूटिलाइज सबसे ज्यादा पाकिस्तान करेगा। तो अगर सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु जल समझौता के बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिएगा। सिंधु जल विवाद या समझौता, जल समझौता, ठीक है। सिंधु जल समझौता की अगर हम बात करेंगे बेटा, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं भारत और पाकिस्तान के मध्य यह सिंधु नदी जो है वो विवादित है, क्योंकि यह भारत से भी होकर बहती है और पाकिस्तान से भी होकर बहती है। तो आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि 1947 में जब जम्मू कश्मीर पर अटैक किया गया पाकिस्तान के द्वारा, तो कश्मीर के कुछ हिस्सों पर अधिकार कर लिया गया पाकिस्तान के द्वारा, ठीक है। भारत ने क्या किया, पाकिस्तान का जो पानी था वो पानी रोक दिया। इसलिए क्या हुआ कि यह विवाद फिर पहुंच गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस विवाद को निपटाने का कार्य 1960 में किया गया विश्व बैंक के द्वारा। आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं, इसको मैं पहले भी बता चुका हूं कि 1960 में 1960 में किसके द्वारा, विश्व बैंक द्वारा यह विवाद निपटाया गया। और इसमें कहा गया कि ऊपर की जो 3 नदियां हैं उनका वाटर यूटिलाइज 80% कौन करेगा, उनका वाटर 80% यूटिलाइज करेगा पाकिस्तान, और जो नीचे की 3 नदियां हैं उनका 80% वाटर कौन यूटिलाइज करेगा, वो करेगा भारत, ठीक है। तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। और 20% 20 और 80 का रेशियो दे दिया गया। तो पाकिस्तान कौन कौन से वाटर का यूटिलाइज करेगा, किन किन नदियों का यूटिलाइज करेगा। तो अगर हम पाकिस्तान की बात करें बेटा, इसकी पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की अगर हम बात करें, पाकिस्तान को कौन कौन सी नदियां दी गई, तो आप देख सकते हैं ऊपर में सबसे पहले पड़ेगी सिंधु नदी, ठीक है। कौन सी नदी पड़ेगी, सिंधु नदी। और सिंधु नदी के बाद दूसरी नदी पड़ेगी, सिंधु के बाद ये कौन सी नदी पड़ती है, झेलम, झेलम के बाद चिनाब। तो सिंधु, झेलम और चिनाब, इन 3 नदियों का 80% वाटर कौन यूटिलाइज करेगा, तो आप कहेंगे पाकिस्तान। और बचा हुआ जो 20% है, इस 20% वाटर का यूटिलाइज कौन करेगा, भारत करेगा, अर्थात इसका उपयोग कौन करेगा, भारत करेगा, ठीक है। तो ऊपर की 3 नदियां जब पाकिस्तान वाटर यूटिलाइज करेगा, तो अब हम बात करें भारत की, भारत कौन कौन सी नदियों का 80% वाटर यूटिलाइज करेगा। तो अब जो नीचे बच जाएंगी देखो, सिंधु झेलम चिनाब हो गया, सिंधु झेलम चिनाब हो गया, ठीक है। इसके बाद कौन सी नदी बचेगी, रावी, रावी के बाद ब्यास और सतलज, ठीक है। रावी, ब्यास और सतलज, इन 3 नदियों का 80% जो वाटर है वो यूटिलाइज कौन करेगा, भारत। और बचा हुआ 20% इसका यूटिलाइज कौन करेगा, पाकिस्तान, ठीक है बेटा। तो यह था सिंधु जल समझौता, ठीक है। तो यह आपकी सिंधु नदी तंत्र पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर सब्सक्राइब तो आपको करना ही करना है, ठीक है। इसके साथ ही साथ मिलते हैं अगली क्लास में, उसमें हम आपको ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तब तक आप लोग इससे पढ़ते रहिए और इससे पढ़कर नोट्स अपने तैयार कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। थैंक यू वेरी मच।